आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बुक पढ़नी ही चाहिए। इस किताब का नाम है क्वेश्चन आर द आंसर्स, मतलब कि सवाल ही जवाब है। ये स्पेशली किताब लिखी गई है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द इंडस्ट्री जिनके अंदर लोग बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाया है। और ये एज अ सेल्स बुक के तौर पे भी आप ले सकते हो, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सेल्स के फंडामेंटल्स के बारे में बताया गया है ये बुक के अंदर। तो आप इस बुक का उपयोग कर सकते हो एज अ सेल्स ट्रेनिंग करने के लिए। ओके, अब ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आते तो हो कुछ भी लिए बगैर, लेकिन आप चाहो तो इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक बार 68 इंडस्ट्री के बारे में लिखा कि मतलब फाइंड आउट किया कि ऐसी 68 इंडस्ट्री कौन कौन सी है मार्केट में। तो मैंने सब इंडस्ट्री के बारे में देखा। मैंने ऑटोमोबाइल देखा, मैंने फार्मा देखा, मैंने बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, टूल्स, ये सारी की सारी जो रिनाउंड 68 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में हमेशा अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। जबकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो करीबन 116 सालों पहले बनी थी, वो इंडस्ट्री हमेशा ग्रो हो रही है, क्योंकि ये अकेली एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है कि ये इंडस्ट्री लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के द्वारा गवर्न हो रही है और उसमें काम भी लोग ही कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जो संगठन है और सिर्फ संगठन ये लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। कंप्लीटली ये लोगों द्वारा बनाई गई और लोगों के लिए बनाई गई ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बंदा अपनी चाहतों के हिसाब से पैसे कमाना चाहता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से कि मैं मेरी ज़िंदगी में ये घर, गाड़ी, बंगला ये सब लेना चाहता हूं, तो अपनी जो चाहत है, अपनी जो विश है, अपने जो ड्रीम है, अपने जो गोल है, उसके मुताबिक अगर पैसा कमाना चाहता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है। ओके, मैंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलर को देखा है। अगर आउट ऑफ 100 84% लोग जो है ना उस इंडस्ट्री में असफल हो जाते हैं। इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री का एजुकेशन, मतलब ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से, या तो अपनी कुछ रॉन्ग बिलीफ या अपनी कुछ मान्यताओं की वजह से वो रह जाते हैं। जबकि बचे हुए 16% लोगों में से करीबन 13% लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, मतलब लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन 3% लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में पायोनियर बनते हैं और वो मतलब इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं कि जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाने वाले लोग भी मैंने देखे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके पास जिसके पास अपने खुद के एरोप्लेन्स हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे हजारों लोग मैंने देखे जो इस इंडस्ट्री में आए और इन्होंने अपनी इंडस्ट्री से बहुत पैसे बनाए। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो सवाल ही जवाब है किताब है, वो किताब का या तो पढ़े या तो मेरा ये रिव्यू को नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा रिव्यू बनाया है। शायद रिव्यू लंबा भी जा सकता है, लेकिन आप इस बुक से बहुत कुछ सीख सकते हो। सवाल ही जवाब है जो एलन पीज के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये बुक में ऐसा बताया गया है कि टॉप जो सेल्समैन है या टॉप नेटवर्कर है या टॉप डायरेक्ट सेलर्स जो है वो नहीं पैदा होते कि नहीं बनाए जाते। वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा, एक लर्निंग आर्ट के द्वारा अगर उनके अंदर एजुकेशन डाला जाए तो वो इस इंडस्ट्री में मतलब एक अच्छा नॉलेज ग्रहण करके वो आगे बढ़ सकते हैं। देखो, एक होता है कि मतलब के
जैसे कि मैंने क्रिकेट खेली है, तो मैंने भी क्रिकेट खेली, लेकिन मैं गली क्रिकेट खेली है। और एक क्रिकेट है विराट कोहली का, सचिन तेंदुलकर का, कि जो करोड़, मतलब एक है मतलब ऐसे ही काम करना, एक है प्रोफेशनल काम करना। मैंने भी बैडमिंटन जो फुल रैकेट है वो मैंने भी खेला है, और पीवी सिंधु ने भी खेला है, बराबर है। पीवी सिंधु आज की तारीख में पूरे पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी वीमेन एथलीट है जिसने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आज से 15 दिन पहले, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने वो बैडमिंटन जो जिसको आपको सादी भाषा में फुल रैकेट बोलते उसको प्रोफेशन बनाया। एक होता है कि आपको जो आता है उसके मुताबिक करते जाओ, एक है आप प्रोफेशनल बन जाओ, प्रोफेशनल नेटवर्कर, प्रोफेशनल डॉक्टर। मतलब एक है कि सादा एमबीबीएस डॉक्टर, एक होता है एमडी एमएस, कि जो एक ही ऑपरेशन के 5-5 लाख और 10-10 लाख ले रहा है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। जिस लोगों ने अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में डाला, जिन लोगों ने सीखे, साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए अपने आप की क्वालिटी निखारी, उन लोगों ने बहुत पैसे बनाए। तो ये बुक आपको ये साइंटिफिक प्रोसेस ही बताएगी, और ये किताब आपको एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बन के बाहर निकालेगी। ओके, इस बुक के अंदर एक्चुअली 3 चीज हम सीखेंगे। सबसे पहला तो पावरफुल टेक्निक सीखेंगे कि सेल को क्लोज कैसे करना है। आप जाओ अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो ऐसा तो आप क्या टेक्निक को साथ में लेके जाओ जिससे आपका तुरंत ही सेल क्लोज हो जाए। दूसरा है हाउ टू मेजर एंड इंप्रूव योर प्रोग्रेस। आप अपने प्रोग्रेस को कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो आप बुक में सीख सकते हो। तीसरे पार्ट में हाउ टू डील विथ पीपल, वो पूरा पार्ट बॉडी लैंग्वेज के ऊपर उसने बताया है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, गेस्चर कैसा होना चाहिए, हाथ कैसे मिलाने चाहिए, बैठना कैसे, उसके ऊपर लिखी गई है। तो 3 मतलब के पार्ट में 3 चीज आप सीखोगे, और सेक्शन जो है वो 5 सेक्शन के अंदर ये किताब स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बुक के अंदर पहले ही चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ सक्सेस बताया है, सफलता का नियम। और सफलता का नियम ऐसे बताया है, द मोर टाइम यू प्ले द मोर टाइम यू विन, एंड द मोर टाइम यू विन द मोर सक्सेसफुल यू विल बी प्ले। मतलब कि जितना ज्यादा खेलोगे, बराबर है, जितनी ज्यादा बार आप लोगों से पूछोगे उतने ज्यादा लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, और जितने ज्यादा लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे उतने ही आप सफल होते जाओगे। मतलब कि ये गेम ऐसी है कि जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा जीतोगे, जितना ज्यादा जीतोगे उतनी ही ज्यादा आप खेलोगे। तो ये सफलता का नियम इन्होंने बताया है, और बोला है कि ये नियम डायरेक्ट सेलिंग में कंप्लीटली फिट बैठता है। फिर यहाँ पे उन्होंने लोगों को कैसे अपनी टीम में ज्वाइन करवाए, लोगों को कैसे आप अपनी टीम में लेके आए, उनके लिए 5 रूल बताए हैं। उसमें पहला रूल है सी मोर पीपल, मतलब कि जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा लोग आपका प्रेजेंटेशन सुनेंगे, जितना ज्यादा आप प्रेजेंटेशन आप सुनाओगे उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे। तो पहला नियम है सी मोर पीपल। अब रूल नंबर 2 ये है सी मोर पीपल। रूल नंबर 2 भी है सी मोर पीपल, मतलब बिना प्रेजेंटेशन के आप बिजनेस के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, कभी आगे भी नहीं बढ़ सकते। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन उतनी ज्यादा सफलता। रूल नंबर 3 है सी मोर पीपल। रूल नंबर 1 भी है सी मोर पीपल, रूल नंबर 2 भी है सी मोर पीपल, रूल नंबर 3 भी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए। जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन होगा, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन होगा इतना ज्यादा सक्सेस मिलेगी। रूल नंबर 4 ये है यूज लॉ ऑफ एवरेज, मतलब कि एवरेज का लॉ इस्तेमाल कीजिए। आप अगर 100 लोगों को मिलोगे तो इसमें 30 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले होंगे, 30 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड वाले होंगे, और 30 लोग ऐसे हैं जो वेट एंड वॉच वाले, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बराबर है, मतलब दोनों कैटेगरी। और लास्ट के 10 लोग हैं वो है सैंपल पीस, उनको पता ही नहीं है कि वो इस पृथ्वी के ऊपर आए क्यों है, उनका मतलब मेंटल स्टेट पूरा, मतलब कहने का मतलब है कि अलग ही प्रकृति के लोग हैं। ओके, अब इनका कहना यह है कि ये नियम लागू पड़ता है, मतलब आप 100 प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो 30 ही लोग आपके साथ आपकी टीम में आएंगे, बाकी 30 लोग आपको ना बोलने वाले हैं, बाकी 30 लोग आपको बोलेंगे कि तू कितना कमाया, तेरा कितना है,
तू आगे बढ़े तब आऊंगा, ऐसा वेट एंड वॉच वाले। और 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया तूने क्या बताया। तो कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा आपको याद रखने का, एवरेज का नियम, बराबर है। जब भी आप समझो, ये नियम ऐसा नहीं है कि सेल्स में ही लागू पड़ता है, ये नियम सब जगह पे लागू पड़ता है। आप अगर एक मॉल में जाओगे तो मॉल में 100 लोगों का, आप अगर 100 लोगों को आप देखो मॉल में, तो 10 लोग एक्चुअली खरीदने के लिए ही आते हैं। वो आएंगे, फटाफट खरीदी करेंगे और निकल जाएंगे। 10 लोग ऐसे हैं तो देखेंगे, रख देंगे, देखेंगे इतना महंगा, ओ बाप रे, इतना महंगा, और बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा करके। 10 लोग ऐसे हैं जो वेट एंड वॉच वाले हैं कि ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, बट इसमें इतना है, ये इतना महंगा, ये इतना महंगा, ये ऐसा। और 10 लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि यार बाहर बहुत गर्मी है, चल मॉल में इसी में घूम के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मॉल वाले को भी पता है कि अगर मेरे पास आज 10,000 लोग आए हैं तो 3,000 इनवॉइस बनने वाले हैं, 7,000 इनवॉइस नहीं बनने वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 7,000 को अटेंड नहीं करते, वो 7,000 को अटेंड करेंगे ही, क्योंकि उनको तो पता ही है कि मैं 100 लोग हैं उसमें से 30 पॉजिटिव है ही। तो ये लॉ ऑफ एवरेज आपको हमेशा याद रखना है। आगे रूल नंबर 5 कि इंप्रूव योर एवरेज, कि आप हमेशा याद रखिए कि आप पहले 10 लोगों को मिलोगे ना, तो 6 लोग प्रेजेंटेशन देखने, मतलब 10 लोग को कॉल करोगे, 6 प्रेजेंटेशन देखने के लिए रेडी होंगे, 3 लोग ज्वाइन करने के लिए रेडी होंगे और ज्वाइन एक ही करेंगे। ये नियम ही है कि 10 लोग को कॉल करोगे, 6 प्रेजेंटेशन होंगे, 3 बोलेंगे कि मुझे करना है और एक ही एक्चुअली ज्वाइन करेगा। मतलब 10 में से 1, 10 में से 1, 10 में से 1। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जब मैं पहले प्रेजेंटेशन मैंने किए थे, मेरा सेल्स के प्रेजेंटेशन, तो मैं 10 करता था तो एक ही आता था, दूसरी बार 10 किया तो एक ही आया, तीसरी बार 10 किया तो एक ही आया, चौथे बार 10 किया तो एक ही आया, पांचवें बार 10 किया तो एक ही आया, लेकिन छठी बार 10 किया तो 2 आए। क्यों? क्योंकि मैंने 50 प्रेजेंटेशन कर दिए थे। इसके लिए मेरे अंदर अब वो कॉन्फिडेंस, अब वो लेवल ऑफ मेरी अंदर वो क्या बोलते हैं, परिपक्वता जो है ना, वो आ गई, मैं एक मैच्योर बन गया। तो इसके बाद मेरी जो एवरेजेस है वो इंप्रूव होती गई। ओके, तो 5 नियम में सी मोर पीपल, सेकंड सी मोर पीपल, थर्ड सी मोर पीपल, चौथा लॉ ऑफ एवरेज, और 5वां है वो है इंप्रूव योर एवरेजेस। चलो, जल्दी से सक्सेस होना है तो अगले साल वाले प्रोस्पेक्ट को भी इसी साल मिल लीजिए। इतनी अच्छी बात कही है कि अगले साल वाले लोगों को भी आज, क्योंकि आपको पता ही है जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा ज्वाइनिंग, और जितना ज्यादा ज्वाइनिंग उतनी ज्यादा टीम बनेगी, जितनी ज्यादा टीम बनेगी उतने ज्यादा और ग्रोथ होगा और पैसे आएंगे। मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है उसको खत्म ही कर दो। ओके, अब ये पार्ट बताया है सेक्शन नंबर 1 में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। अब समझो आपके पास पूरा ये माइंडसेट आपका पूरा हो गया कि इस तरीके से एवरेजेस काम करते हैं। अब आप फील्ड में जा रहे हो, तो फील्ड में जाने के टाइम पे आपको हमेशा पीपल ऑब्जेक्ट यू बिकॉज प्रोस्पेक्ट अनइंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन प्रेजेंटेटर, हाँ, लोग है ना नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अब लोग, जो सामने वाला बंदा है ना, वो गलत नहीं होता, प्रेजेंटेशन ही गलत होता है। मतलब प्रेजेंटेशन ही इतना लाउजी और इतना मतलब अनऑर्गेनाइज, और वही वो जो प्रेजेंट कर रहा है ना, उसको ही नहीं पता कि वो क्या दिखा रहा है। ऐसे होगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मतलब कभी प्रोस्पेक्ट गलत नहीं होता, और ये तो बोलता है कि प्रोस्पेक्ट कभी भी गलत होता ही नहीं है, प्रेजेंटेशन ही गलत होता है। क्योंकि सेम बंदे को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, वो बिजनेस में नहीं आया, और दूसरे बंदे ने दिखाया तो आ गया, तो फिर यहां पे गलती है आपके अंदर, ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 4 ऐसी टेक्निक है जिससे आप हमेशा हाँ लेके आओगे, और वो 4 टेक्निक है। सबसे पहली जो मतलब 4 ऐसी चाबियां है जो 4 चाबी घुमाने से आपको रिजल्ट मिलेगा। पहली चाबी है मेल्ट द आइस, मतलब खुद को सेल करना। आप समझो प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो, सबसे पहला अब रेपो बनाओ, से ओपन करो। ओपन करने से अटेंशन आएगा, वो बंदा आपको अटेंशन देगा। फिर हल्की हल्की बात चालू करो, तो इसको बोलता है, उनको बोलते हैं मेल्ट द आइस, आइस को पिघलाओ, बराबर है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है फाइंड द हॉट बटन, मतलब के बंदे की प्रायोरिटी सेट करो। ऐसा नहीं है कि आप पैसे के लिए आए हो तो वो बंदा भी पैसे के लिए ही आए।
बराबर है। शायद वो बंदा टाइम फ्रीडम के लिए भी आ सकता है। नौकरी वाले जो एमएनसीज वाले जो लोग हैं उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतने स्टॉक इतने बिजी होते हैं, और जब वो नौकरी से छूट के घर पे आ रहे होते हैं ना, तब तो जैसे उनका पूरा का पूरा रस ही निकल चुका होता है, इतना उनसे काम करवाते हैं। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, उनको टाइम फ्रीडम चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे की प्रायोरिटी सेम ही होगी, बराबर है। कोई बिजनेस वाला बंदा है, उसकी प्रायोरिटी ये भी हो सकती है कि यार पूरे दिन जाने का टाइम फिक्स है, आने का कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, नहीं मैं फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, नहीं मैं अपने खुद को टाइम दे पा रहा हूँ, तो मुझे फैमिली के लिए मुझे इसमें आना है कि अगर मेरे धंधे की इनकम यहाँ पे रिप्लेस हो गई तो मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा। तो दूसरा है फाइंड द हॉट बटन। अब फाइंड द हॉट बटन में आप है ना एक प्रायोरिटी वाला लिस्ट है, बराबर है, कि फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉर टाइम फ्रीडम, फॉर ब्लैक हेयर रिटायरमेंट, फॉर और माय ओन बिजनेस, फिर हेल्प अदर, ऐसा प्रायोरिटी वाला लिस्ट है। वो बोलता है कि सीधा वो लिस्ट ही सामने रख दो, और लिस्ट सामने रखने के बाद तीसरे नंबर पे है प्रेस द बटन। मतलब दूसरे नंबर पे फाइंड द बटन, बटन ढूंढना है, मतलब उसकी प्रायोरिटी ढूंढने हैं, और तीसरे नंबर पे उसको दबाना भी है, बराबर है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब प्रेस द बटन में वो बोलता है कि 5 ऐसे सवाल पूछिए जिस सवाल में वो कंप्लीटली वो सवाल के अंदर ही वो उलझ जाए। मतलब कि आपको मैं बताता हूं लाइव करके, बराबर है। समझो कि आप प्रेजेंटेशन करने के लिए गए हो, आपने की नंबर 1 मेल्ट द आइस, आपने बात चालू की, रेपो बनाया, हाय हेलो किया, और आपने बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ इंटरेक्शन किया। अब रेपो बन गया है, ओपनिंग हो गया है, समझो चाय भी आ गई है, चाय भी पी ली है, और आगे बात हुई कि फाइंड द हॉट बटन। अब आपको ये जानना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसकी दिक्कत क्या है, वो आपको जानना है। तो उसके लिए आपको सीधा अपना प्रायोरिटी लिस्ट निकालो। जब आप प्रायोरिटी लिस्ट निकालोगे कि सर आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी कौन सी है, बराबर है। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट जब आपने दिया ना, उसके बाद थर्ड नंबर पे प्रेस द हॉट बटन में 5 सवाल हैं, और मैंने पहला सवाल पूछा। 5 सवाल पहले बता दूं कि सर आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, आपने इसी को क्यों चुना, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपके लिए मतलब ये समझो आपको नहीं मिली तो कितना चिंता का विषय है, और लास्ट में हाउ मच इट्स वरी, कि भाई अगर आपको नहीं मिली तो क्या क्या खराब परिणाम मिल सकते हैं। ये 5 सवाल है। ओके, अब समझो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। बंदा गया, उसने रेपो बनाया, उसने प्रायोरिटी लिस्ट रखा कि सर आप बताइए कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। बंदे ने बोला कि सर मुझे है ना मुझे एक्स्ट्रा इनकम, मतलब कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए मुझे करना है। ओके, तो पहला सवाल आपने पूछा कि सर नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, उसने बोला एक्स्ट्रा इनकम। दूसरा, सर आपने इसी को क्यों चुना। अब वो बंदा बोलेगा इसलिए चुना क्योंकि मेरा क्या है कि पहले तो मैं अकेला था तो चल रहा था, अभी फैमिली है, बच्चा है, ये है, इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बस इतना बोल के वो बंद कर देगा। तीसरा, और उसको अपने को ओपन करवाना है, तो बोलेगा सर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब वो और खुलेगा, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी क्या है कि मेरा बच्चे बढ़ेंगे, उसकी फीस होगी, घर का EMI होगा, ये वो ऑल एलाबोरेट करेगा। आपको शांति से सुनना है। फिर अब चौथा सवाल आपको निकालना है कि सर अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली तो क्या खराब परिणाम हो सकते हैं। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है खराब परिणाम। क्या खराब परिणाम हो सकते हैं, तो वो अब बोलेगा कि सर यार नहीं नौकरी मिली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, मुझे या तो ओवर टाइम करना पड़ेगा या तो ये करना पड़ेगा, ऐसे, बराबर। अब 5वां सवाल कि सर आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम ना मिली तो कितनी चिंता का विषय है। अब वो 5वें सवाल पे वो हल्का सा मतलब कि दुखी हो जाएगा, हल्का सा वो निराश हो जाएगा, हल्का सा वो मतलब ऐसा लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं वो ग्रीफ में है, दुख में, ऐसा लगेगा कि यार सर चिंता का विषय तो है ही ना सर। आप सोचो ना सर कि पूरी जिंदगी निकल गई, पूरा सर मतलब
मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं है, सोचो सर मैं क्या कर पाऊंगा, अगर मैं नहीं मेरे पास पैसे आए तो शायद मुझे मेरी वाइफ को नौकरी पे लगाना पड़ेगा, या तो मेरे बच्चे को फिर छोटी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मतलब ये चिंता का। अब जब ये हुआ ना, फिर आप अपना चौथा मतलब के गेट अ कमिटमेंट, मतलब चौथी चाबी आपने लगाई। पहली चाबी क्या है? मेल्ट द आइस पिघलाया, उसमें आपने रेपो बनाया। दूसरा फाइंड द हॉट बटन, उसकी प्रायोरिटीज ढूंढी। तीसरा प्रेस द हॉट बटन, प्रायोरिटी कि सर कितना चिंता कर सर। और चौथा अब आपने आपका कमिटमेंट लिया कि सर अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जहां पे आपको एक्स्ट्रा इनकम आवे और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपकी कितनी तैयारी है, ऐसा मतलब गेट अ कमिटमेंट। वो बोलेगे सर फुल तैयारी, अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है तो मैं तैयारी हूं, बस डन। अब आप अपना प्रेजेंटेशन चालू करो। अब गलती क्या है, हम ये वाली पूरी प्रोसेस करते ही नहीं है। अपने दोस्त को फोन करते हैं, मैं आ रहा हूं एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, गए वहां पे दोस्त है तो आपको वो एंटरटेन करेगा और तुरंत ही आप चौपड़ा खोल के बैठ जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बराबर है। मेरे गुरु ने इस टाइम पे मुझे एक प्रोसेस समझाई थी जी, जहाँ पे उन्होंने बताया था स्पिन प्रोसेस, कि पहले इस बंदे की सिचुएशन जानो, फिर उसमें से समस्या ढूंढो, फिर उसका खराब परिणाम के बारे में बात करो और लास्ट में उसको सॉल्यूशन दो। मतलब नीड पे ऑफ। एस मतलब सिचुएशन, पी मतलब प्रॉब्लम, आई मतलब इम्प्लीकेशन खराब परिणाम, और SPIN एन मतलब नीड पे ऑफ, अब सॉल्यूशन दो। बस यही प्रोसेस यहाँ पे है कि सबसे पहले गए मेल्ट द आइस को पिघलाया। जैसे ही आपके रेपो बना, फिर तुरंत ही फाइंड द हॉट बटन क्या है? एक्स्ट्रा इनकम। अब किसी का टाइम फ्रीडम भी हो सकती है कि समझो किसी को आपने प्रायोरिटी लिस्ट बोले इसमें से प्रायोरिटी क्या, बोले टाइम फ्रीडम, तुरंत ही दूसरा सर आपने इसी को क्यों चुना, बोलेंगे यार जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स है, ये वो। तीसरा, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब वो बोलेगा सर इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, मैं जब जाता हूँ तो बच्चा सोया हुआ होता है, मैं जब आता हूँ तो बच्चा सोया हुआ होता है, मैं उसको ऐसे ही बढ़ते देख रहा हूँ, ऐसे बढ़ते देख ही नहीं रहा हूँ सर, ये मतलब इंपॉर्टेंट, वो ऐसा बोलेगा। फिर चौथा सवाल कि सर अगर ऐसे का ऐसा ही रहा तो क्या खराब परिणाम होंगे? वो बोलेंगे सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं पूरी दिन में फिर बुढ़ा हो जाऊंगा, कब टाइम दे पाऊंगा, ऐसा। और लास्ट में कितना चिंता का विषय है? वो बोले बहुत चिंता का विषय है। तुरंत ही आपने अब बोला कि सर अगर इसका सॉल्यूशन मैं दूं तो, बोले डन, तुरंत ही वो सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करके ये सवाल जवाब के बाद ही प्रेजेंटेशन दिखाना है। देन शो द प्रेजेंटेशन। कैसे? आपका प्लान सॉल्यूशन है उसका होप, ड्रीम और फियर का, बराबर है। आप मतलब उनका होप, उनकी ड्रीम और उनका फियर का सॉल्यूशन आपके पास है, अब प्रेजेंटेशन दिखाओ। बिजनेस प्लान इज ओनली सॉल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम। प्रेजेंटेशन में आप प्रोस्पेक्ट के शब्दों का रिपीट करोगे तो उसे प्लान में मीनिंग दिखेगा। लास्ट में जब प्रेजेंटेशन दिखाने टाइम पे बोलेगा सर जैसा कि आपने कहा था कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, देखो सर ये इनकम आपको जैसे आपने कहा था, मतलब ऐसा जैसे आपने कहा था पहले, जैसे आपने कहा था वो आपको यूज करने का। और ये जब यूज करोगे ना आप, तब आपका ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाना है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ये आपका रोज का काम है और आपको ज्वाइन ना करके वो एक मौका गवा देगा। इतना आपने प्रेजेंटेशन में दिखा दिया तो आपका काम चल गया, बराबर है। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है कि बिना PMF के प्लान दिखाने का मतलब कोई नहीं है। अगर सामने वाले को ये 5 सवाल पूछे और उनका जवाब लापरवाही पूर्ण आया, उनका जवाब बेदरकारी पूर्ण आया, तो समझ जाओ कि वो बंदा मतलब कुछ नहीं करेगा। आने के बाद वो कुछ नहीं करेगा, आने के बाद वो 2 ही चीज करेगा, एक शिकायत करेगा और एक आपको बार बार परेशान करता जाएगा आपको कि यार तेरी वजह से मैं तो आया था, तेरी वजह से मैं तो आया था, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सामने वाले की PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को 5 सवाल पूछोगे, उनका जवाब अगर एग्रेसिव आया, उनका जवाब अगर पॉजिटिव आया, उनका जवाब अगर
ऐसा आया कि जिसने उसको कमिटमेंट दे दिया कि बोलो मैं सॉल्यूशन दूं, करने के लिए तैयार हूं, उसने तुरंत ही हाथ दे दिया, यही प्रेजेंटेशन आपका रिजल्ट ओरिएंटेड जाएगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये 5 सवाल याद रखो। ओके, हॉट बटन को ढूंढे और उनको प्रेस करें और फिर ही प्रेजेंटेशन दिखाओ। ओके, ये आ गया टेक्निक्स। तो ये 2 सेक्शन खत्म हुए। सेक्शन नंबर 3, 6 स्ट्रेटेजी स्किल फॉर पावरफुल प्रेजेंटेशन। पावरफुल प्रेजेंटेशन के दरमियान आपको 6 ऐसी स्किल उपयोग करनी है। सबसे पहला ब्रिजिंग। ब्रिजिंग मतलब कि आपको, ब्रिजिंग मतलब क्या है कि आप जब जाओगे ना तो ब्रिज मतलब आपके और उनके बीच में एक ब्रिज बनना चाहिए। जैसे कि आप जब प्रेजेंटेशन चालू करो ना तो बीच बीच में पूछो, अच्छा मतलब क्या, एग्जाम्पल, सो देन, विच मीन्स, ऐसा। मतलब આપણે જેમ કે अच्छा એવું કહેતા હતા તમે, अच्छा ओहो ऐसा, इसको ब्रिजिंग बोलते हैं। जब वो बंदा कुछ बोल रहा है तब आप उसको अच्छा है ओहो ऐसा करोगे ना, इससे ब्रिज बनेगा। तो वो प्रेजेंटेशन के अंदर ये टेक्निक यूज करनी है। सेकंड, द हेड नोट टेक्निक। सामने वाला बंदा कुछ भी बोल रहा है ना तो आपको अच्छा ऐसा हेड नोट, इसको हेड नोट टेक्निक बोलते हैं। अब सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप ऐसे स्टिल हो, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो, ऐसे ही हो, तो रिजल्ट नहीं आएगा। वो सामने वाला जैसा करे ना, ओहो क्या बात है, अच्छा ऐसा करने का, जिसे हेड नोट टेक्निक। आपको हेड, अगर आप ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे करेगा, आप ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे करेगा, हेड नोट टेक्निक, बराबर। तीसरा, मिनिमम एंकरेजमेंट। आई सी, रियली, टेल मी मोर, इसको बोलते हैं कि मिनिमम एंकर, मतलब उसको एंकरेज करो आगे बढ़ने के लिए। अब चौथे नंबर पे, हाउ टू की आई कंट्रोल। याद रखो, ऐसा कहते हैं कि प्रेजेंटेशन 87% आंखों में होता है, 9% कानों से होता है और 4% अदर सेंसेस से होता है। तो आपका प्रेजेंटेशन आंखों में आंखें डाल के होना चाहिए। अब इसका उल्टा मतलब मत लेना कि घुस मत जाना, ऐसा नहीं, आंखों में आंखें डाल के आप उसको प्रेजेंटेशन दे। 5वां है मिररिंग। मिररिंग मतलब वो बंदा समझो ऐसे बैठा है तो आपको भी ऐसे ही बैठना है। वो बंदा अगर पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है, मतलब मिररिंग, वो जैसे गेस्चर में हो आप भी वैसे गेस्चर में रहिए, उसको मिररिंग, जिससे क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन बनता है। और छठा है क्रिएटिंग गुड वाइब्स। सिटिंग पोजीशन, बॉडी एंगल, गेस्चर, एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, ये सब काम करता है। तो ये 6 स्ट्रेटेजी है जो आपको प्रेजेंटेशन के दरमियान काम आएगी। ओके, वो जब आप बुक पढ़ोगे ना तो उसके अंदर एकदम एलाबोरेट की है, तो आपको मजा आएगा। पिक्चर के द्वारा बताया गया है, तो आपको आई कांटेक्ट की कैसा रखना है वो सब बताया गया है पिक्चर के द्वारा, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। चलो, अब सेक्शन 4 है 6 टेक्निक फॉर मेकिंग पॉजिटिव इंप्रेशन। आप जाएंगे ना तो सबसे पहला तो आपको आपके इंप्रेशन डालनी है पॉजिटिव, तो इसके लिए 6 टेक्निक्स है। सबसे पहले, दूसरे लोग 4 मिनट से कम समय में आपके लिए ओपिनियन बना लेते हैं, 4 ही सेकंड के, 4 ही मिनट के अंदर, कि मुझे उसके साथ काम करना है कि नहीं करना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उनके दिमाग में वो तुरंत ही, और आप भी ऐसा ही करते हो, ऐसा नहीं सामने वाला, आप भी किसी की 4 मिनट में उसको जज कर लेते हो कि उसके साथ मुझे काम करना है कि नहीं करना, बराबर है। मिनिमम 25 जजमेंट वो 4 मिनट में लगाता है। आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी अथॉरिटी कितनी है, आपका फ्रेंडलीनेस क्या है, आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं हो। 4 एरिया में वो आपकी स्माइल देखता है, आपका ड्रेस कोड देखता है, आपका हैंडशेक देखता है, आपका पर्सनल स्पेस देखता है, वो सब कुछ वो विद इन 4 मिनट में लगा लेता है। तो आपकी पहली 4 मिनट में आपकी इंप्रेशन जबरदस्त रखिए, और उसके लिए करीबन 6 टेक्निक है। पहली टेक्निक, पाम पावर, मतलब कि हाथ मिलाने का पाम पावर। हमेशा हाथ है ना, हाथ मतलब ऐसे भी नहीं मिलाने का। समझो आपने ऐसे हाथ मिलाया ना, ऐसे ऊपर रख के, वो भी गलत है। सामने वाला ने ऊपर हाथ रखा, आपने नीचे रखा, वो भी गलत है। हाथ ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे, जिसका मीनिंग होता है कि तेरी भी जीत मेरी भी जीत। ऐसा करोगे तो आप डोमिनेंस करोगे, ऐसा करोगे तो वो डोमिनेंस करेगा, और बीच बीच में करोगे तो दोनों का रहेगा। तो पाम पावर का रखो। दूसरा, हैंडशेक। हैंडशेक सबमिशन के साथ, इक्वालिटी के साथ और डोमिनेंस के साथ होना चाहिए। मतलब कि आप हैंडशेक जो है ना, उसके अंदर आपको नक्की करना है कि आपको सबमिट हो जाना है, आप डोमिनेट करोगे कि इक्वालिटी पे रहोगे, वो आपका हैंडशेक से मालूम होगा। फिर लेफ्ट हैंड होल्डिंग।
आप जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन दरमियान जाओ ना, तो समझो आप राइट ही हो, तो आपको मतलब उनको राइट हैंड से, मतलब आपको ये जज करना है कि वो राइटी है कि लेफ्टी है, ऐसा यहाँ पे मतलब ये बताया गया है। वो आप है ना, बुक के अंदर पिक्चर है ही, पिक्चर से आपको पूरा का पूरा पता चलेगा। यहाँ पे ये बॉडी लैंग्वेज वाला सेक्शन है ना, इसलिए आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। स्माइल पावर अमेजिंग। कोई भी प्रेजेंटेशन के दरमियान सीधा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बैठो ना, बैठ गए, फिर सबसे पहला काम है स्माइल करना, ऐसे, और फिर प्रेजेंटेशन चालू करो। स्माइल से प्रेजेंटेशन चालू। स्माइल मतलब आप गए लेकिन एकदम, सर जैसे हमने बात कही थी कि मैंने आपको बोला तो गए, पहले स्माइल दो, एकदम ओपन करो सेल को, मतलब उसका अटेंशन बनाओ, वो इंटरेस्ट ले आपके प्रेजेंटेशन में, ऐसा करो। पांचवा जो है वो ड्रेस फॉर सक्सेस, मतलब ऐसा ड्रेस रखो कि जिससे ट्रस्ट वर्दीनेस हो, रिलायबल हो, सोशल सक्सेस, बिजनेस स्टैंडिंग, मतलब इस तरीके से आप मतलब एकदम व्यवस्थित प्रेजेंटेशन है तो सूटेड बूटेड होके जाओ। सूट नहीं पहनो तो टाई पहनो, छोटे बाल रखो, थोड़ा कॉम्ब करो, थोड़ा, फिर एकदम आप दिखाने गए हो 5 लाख रुपए और खुद चप्पल में गए हो, हवाई चप्पल में 20 रुपए वाली, तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें काम आएगी, बुक के अंदर आप बहुत डिटेल में जा पाओगे। हाउ डज योर प्रोस्पेक्ट एक्सपेक्ट यू टू बी ड्रेस्ड, हाँ सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको कैसे चाहता है। आप अपने आप को सोचो कि कोई बंदा आपके पास कोई प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आए तो आप उसको कैसे नक्की करोगे। तो आप उसको नक्की करोगे कि भाई वो वेल ग्रूम है कि नहीं है, कैसे चलता है, ऐसे छाती चौड़ी रखता है कि नहीं, बराबर है, ऐसे एकदम मतलब के सूटेड बूटेड है कि नहीं। अब आज यही प्रेजेंट में टी शर्ट पहन के बताता तो नहीं होता, लेकिन आपको मुझे कहने का मतलब है कि मैं अगर सूट बूट पहना हुआ तो आपको लगा कि नहीं ये बंदा बढ़िया है। तो इस तरीके से ग्रूमिंग करके जाओ। शर्ट, टाई, शूज, वॉच और हेयर स्टाइल के ऊपर खास ध्यान रखो। लास्ट वाला सेक्शन है बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं कि 7 से लेके 10% आपके प्रेजेंटेशन में आपके वर्ड काम करेंगे, 20 से लेके 30% आपका प्रेजेंटेशन काम करेगा और 60 से लेके 80% आपका बॉडी लैंग्वेज काम करेगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी एंथुसियास्टिक होनी चाहिए कि आप ही प्लान होने चाहिए। मतलब एक है कि आप प्लान दिखा रहे हो और दूसरा प्लान आपके अंदर है। आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और प्रेजेंटेशन आपके अंदर है। आप ही जीते जागते। आपने रणबीर सिंह को देखा है, रणबीर सिंह, वो आप देखो हमेशा मतलब फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब एक्साइटमेंट, ऐसा आपको होना है, बराबर। 3 रूल फॉर क्लस्टर। रूल नंबर 1, रीडिंग क्लस्टर, मतलब कि आप अपने वर्ड्स को जरा अच्छे से पकड़िए, सेंटेंस को अच्छे से पकड़िए, फ्रेजेस वो सब आप है ना एकदम आप है ना, आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप वर्ड का चुनाव कीजिए, सेंटेंस का चुनाव कीजिए, कोई फालतू वर्ड नहीं, कुछ ऐसा वल्गर वर्ड नहीं, ये सब ध्यान रखिए। रूल नंबर 2, कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए गए हो तो प्रेजेंटेशन में ही रहो। प्रेजेंटेशन के आजू बाजू स्टोरी कहना, ये कहना, वो कहना, ऐसा घुमा घूमी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एक्नॉलेज कल्चरल डिफरेंसेस। कभी भी आप है ना वो कौन सा कल्चर को फॉलो करता है, आप कौन सा कल्चर को फॉलो करते हो, वो कल्चर में, पॉलिटिक्स में ऐसे सब मुद्दे को मत छेड़िए। और रूल नंबर 3 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे और आगे के इंस्टेंट गाइड टू बॉडी लैंग्वेज, आर्म क्लोजिंग, ये सब पिक्चर के साथ दिखाया है तो आपको बुक में ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, बैठना कैसे, वो दिखाया गया है कि हेड, सिर को ऐसे सेम रखना है, बराबर है। फिर सकिंग ग्लासेस को कैसे पहनना है, बार बार ऐसे करना है, वो सब उसके अंदर बताया है। नेगेटिव बॉडी सिग्नल, बोथ हैंड, आप अगर किसी को हाथ मिलाओ और इसने हाथ मिलाया, उसके ऊपर आपने अपना दूसरा हाथ रखा, मतलब आपने अपने 2 हाथ मिलाए, उसने एक हाथ, तो ये नेगेटिव इंप्रेशन में आता है, वो सब उसने बताया। तो इस तरीके से पूरा बॉडी लैंग्वेज के सेशन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कहने का मतलब सीधा ये है कि एक ही ऐसी किताब है, ऐसा कहते हैं कि जो नए डायरेक्ट सेलर्स है उसको ये पहली किताब पढ़नी चाहिए, मस्ट रीड किताब, और ये पहली किताब पढ़नी चाहिए कि जो किताब मस्ट रीड किताब है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो और आप
चाहते हो कि मैं भी एक वो 3% में आऊँ और इतना पैसा बनाऊँ कि मैं सिग्निफिकेंस के लेवल पे चला जाऊँ। डायरेक्ट सेलिंग में 4 लेवल होते हैं। पहला कि सर्वाइवल, बंदा मतलब पहला एनी टाइम डेथ, मतलब कभी भी वो बंदा बिजनेस से जा सकता है। दूसरा मतलब उसको ही सर्वाइवल बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर फेज कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। तीसरा सक्सेस फेज और चौथा सिग्निफिकेंस। सक्सेस और सिग्निफिकेंस भी अलग है। सक्सेस भी लोग हैं लेकिन लोग उनको जानते नहीं हैं। 2-5 लाख कमाने वाले लोग हैं लेकिन जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आज मार्केट में, बराबर है। ऐसे लोगों को आपको अगर ऐसा बनना है, अगर सिग्निफिकेंस तक जाना है तो आपको मतलब सीखना पड़ेगा और एजुकेशन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये किताब आपको एक बेस लेवल का, एक प्राइमरी लेवल का एजुकेशन देगी। तो मैं चाहता हूं कि ये किताब आप पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।